मॉर्निंग क्लास। तो हम लोगों ने बेटा लास्ट वीडियो में भौतिक और रासायनिक गुण देख लिया था वर्ग 15 का, और आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं किस चीज़ के बारे में, तो वर्ग 15 के कुछ यौगिकों के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला यौगिक जो है वो आपके स्क्रीन पे है, जो है बेटा नाइट्रोजन। सबसे पहले हम किस यौगिक की बात करेंगे? नाइट्रोजन की बात करेंगे। और और नाइट्रोजन आप जानते हो, तो इसमें हम सबसे पहला पॉइंट हम लोग बात करेंगे नाइट्रोजन की उपलब्धता के बारे में, कि नाइट्रोजन हमें कहाँ कहाँ से उपलब्ध हो सकता है। सबसे पहला बात हमारी आएगी बेटा कि नाइट्रोजन हमें कहाँ कहाँ से उपलब्ध हो सकता है। तो उसमें देखिएगा सबसे पहला पॉइंट है वायुमंडल। सबसे पहला और सबसे बेहतरीन सोर्स नाइट्रोजन का है, क्या है? वो है वायुमंडल। तो आपका वही पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि वायुमंडल नाइट्रोजन का मुख्य स्रोत है। वायुमंडल नाइट्रोजन का जो है वो क्या है बेटा? मुख्य स्रोत है। और उसके बाद अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें, तो दूसरे पॉइंट में लिखा हुआ है वायु में लगभग 78% नाइट्रोजन होती है। वायु में लगभग कितनी होती है बेटा? 78% नाइट्रोजन होती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा समझेंगे इसको हम लोग, यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट समझिएगा। 78% जो नाइट्रोजन होती है वायु में, वायु में जो नाइट्रोजन होती है वो कितनी होती है? 78% होती है। तो ये याद रखिएगा बेटा कि ये जो 78% होता है, ये 78% आयतन से होता है। किस चीज से होता है बेटा? आयतन से। यानी वायुमंडल में वायु का जितना आयतन होगा, हम मान लेते हैं कि अगर ये ऐसे, आप मान लीजिए कि ये जो आयतन है, इतना आयतन हमारा वायु घेरा हुआ है, तो इस पूरे में से ये 78% यानी 78% जो होगा वो आपका नाइट्रोजन यानी N2 होगा। और बाकी ये जो आपका 22% है, इस 22% में अन्य सभी गैसें आ रहे होंगे जो वायुमंडल में उपस्थित होते हैं। अन्य सभी गैसें वो आपका इस 22% में आएंगे। यानी ये इस वाले भाग में, मैं इसको शेड कर दे रहा हूं, देखो ये जो है आपका ये शेडेड भाग जो है, इस भाग में वायु में विद्यमान जितने भी गैस हैं वो सारे आ रहे होंगे, और 78% खाली जो है वो आयतन से आपका कौन रख रहा होता है? हमारा नाइट्रोजन रख रहा होता है। इसके बाद अगले पॉइंट पे चलते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं बेटा। तो अगला पॉइंट हमारा क्या है कि नाइट्रोजन जो है वो संयुक्त अवस्था में जंतु उत्पादों एवं वनस्पति उत्पादों, कहाँ कहाँ बेटा? जंतु उत्पादों एवं वनस्पति उत्पादों तथा कई खनिजों के रूप में भी पाई जाती है। कहाँ कहाँ पाया जाता है? जंतु उत्पादों, वनस्पति उत्पादों तथा साथ ही साथ कई खनिजों के रूप में भी हमारा नाइट्रोजन पाया जाता है। और चौथा और आखिरी पॉइंट है नाइट्रोजन की उपलब्धता में, कि यह सभी जीवों के लिए क्या होता है? आवश्यक अवयव है। ये सभी जीवों के लिए क्या है? आवश्यक अवयव है। कैसे है तो वो हम लोग लास्ट में देखेंगे। अभी बस आप इन चारों पॉइंट को याद रखिए कि नाइट्रोजन जो है उसकी उपलब्धता हमको सबसे अच्छे तरीके से कहाँ होगी? तो वायुमंडल में हो रही होगी। और उस वायुमंडल में वायु का 78% आयतन से जो होता है वो होता है आपका, क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। और नाइट्रोजन आपका संयुक्त अवस्था में, ये तो मुक्त अवस्था की बात हो गई कि मुक्त अवस्था में नाइट्रोजन कहाँ मिलेगा, लेकिन संयुक्त अवस्था में यानी किसी के साथ कंबाइंड होकर कहाँ कहाँ मिल रहा होगा? तो संयुक्त अवस्था में जो हमारा नाइट्रोजन है वो बेटा जंतु उत्पादों, वनस्पति उत्पादों तथा कई खनिजों में पाया जाता है। और ये इतनी जगहों पाया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है बेटा ये हमारे लिए क्या होगा? बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होगा। तो वही लिखा हुआ है लास्ट पॉइंट में कि यह सभी जीवों का आवश्यक अवयव है। कौन? नाइट्रोजन है, याद रखिएगा। चलिए इसके बाद अगला पॉइंट है बेटा, जो कि है हमारा नाइट्रोजन बनाने की विधियां।
अब तो बात आ गई सर, नाइट्रोजन तो हमको पता चल गया, तो एक तो सबसे कॉमन मेथड है जो कि हमारा वायु से हमको 78% मिलता है, तो वहां से हम ले लेंगे। उसके बाद अन्य रासायनिक विधियां क्या हैं, किन विधियों द्वारा हम नाइट्रोजन बना सकते हैं, तो उसमें आपका सबसे पहला है पॉइंट जिससे आपको समझना है, वो है बेटा नाइट्रोजन के यौगिकों से। प्रकृति में नाइट्रोजन के यौगिक पाए जाते हैं, उनसे हम नाइट्रोजन कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए देखिएगा, उसमें सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि अमोनिया गैस के ऑक्सीकरण द्वारा। अब असली खेल यहां से शुरू होना है। अभी तक तो हम कहानी पढ़ रहे थे और आप सुन रहे थे, काम खत्म हो जा रहा था, लेकिन अब जो असली खेल है वो यहां से शुरू होना है। और पहला पॉइंट क्या बोल रहा है बेटा कि नाइट्रोजन के किस यौगिक से हमको नाइट्रोजन प्राप्त होगा, तो वो यौगिक जो है आपके सामने स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। कौन सा यौगिक है बेटा, तो अमोनिया है। कौन सा यौगिक है, अमोनिया है। और अमोनिया से हमको नाइट्रोजन प्राप्त होना है, अमोनिया से नाइट्रोजन प्राप्त होना है। और कब, कैसे और क्यों प्राप्त होना है, कब प्राप्त होना है, तो जब अमोनिया गैस का हम क्या करेंगे, ऑक्सीकरण करेंगे। अमोनिया गैस का क्या कर रहे होंगे, ऑक्सीकरण कर रहे होंगे, तब हमको क्या मिल जाएगा, नाइट्रोजन मिल जाएगा। और याद रखिएगा, आपको अमोनिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए और ऑक्सीकरण क्या होता है ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो ऑक्सीकरण किसे कहते हैं, अगर हम लोग बात करें ऑक्सीकरण की, तो समझ लीजिएगा थोड़ा सा यहाँ पे, ऑक्सीकरण की अगर हम बात करें कि ऑक्सीकरण क्या होता है, तो ऑक्सीकरण आप लोगों को क्लास 11th में रेडॉक्स चैप्टर में पढ़ाया गया है, और वो भी 4 तरीकों से पढ़ाया गया होगा। ऑक्सीकरण किसे कहते हैं, तो उन चारों में से आप किसी भी तरीके का यूज करके इसका ऑक्सीकरण करा सकते हैं। और वो 4 तरीके कौन कौन से होते हैं बेटा, तो पहला तो होता है ऑक्सीजन के आधार पर, ऑक्सीजन के आधार पर, दूसरा होता है हाइड्रोजन के आधार पर, और तीसरा होता है इलेक्ट्रॉन के आधार पर, और चौथा जो होता है आपका वो होता है ऑक्सीडेशन नंबर यानी ऑक्सीकरण अवस्था के आधार पर, ऑक्सीडेशन नंबर यानी ऑक्सीकरण अवस्था के आधार पर। इसमें क्या होता है, तो देखिए ऑक्सीकरण कब होगा, इन चारों में से आपको समझ लीजिए कि ऑक्सीकरण कब होगा, तो ऑक्सीजन जब बेटा ऑक्सीजन का जब योग होता है यानी ऑक्सीजन जुड़ता है तो क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। और दूसरा पॉइंट हाइड्रोजन जब निकल रहा होगा, हाइड्रोजन जब किसी तत्व में से निकल रहा होता है तो उसका क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, पहला तो ऑक्सीजन जब जुड़ रहा होगा किसी यौगिक में तब ऑक्सीकरण होगा, और दूसरा जब ऑक्सीजन निकल रहा होगा किसी यौगिक में से तब उसका ऑक्सीकरण होगा। और इलेक्ट्रॉन के आधार पे अगर हम बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन के आधार पे ऑक्सीकरण कब हो रहा होगा, तो जब किसी यौगिक में इलेक्ट्रॉन की क्या होती है बेटा, कमी होती है, इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं, यानी इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं मतलब इलेक्ट्रॉन कहीं जा रहे होंगे। जब इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही होगी तो भी आपका क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। उसी के साथ साथ चौथा पॉइंट है ऑक्सीडेशन नंबर यानी ऑक्सीकरण अवस्था। ऑक्सीकरण अवस्था के आधार पर क्या होता है, जब ऑक्सीकरण अवस्था हमारी बढ़ती है, क्या होती है बेटा, बढ़ती है, तब ऑक्सीकरण होता है। इन चारों पॉइंट के आधार पर आप ऑक्सीकरण निकाल सकते हो, ये क्लास 11 में आपने पढ़ा हुआ है। इसीलिए मैं इसको थोड़ा सा रफ्तार में थोड़ा सा जल्दी से बता रहा था कि ऑक्सीकरण अवस्था क्या होता है, तो ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना, इलेक्ट्रॉन की कमी या फिर ऑक्सीकरण अवस्था में वृद्धि, ये चारों पॉइंट आपके दर्शा रहे होते हैं कि किसी तत्व का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। तो आपको यहाँ समझ में आ गया होगा आपको क्या करना है, अमोनिया गैस का ऑक्सीकरण करना है, और जैसे ही आप अमोनिया गैस का ऑक्सीकरण कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, नाइट्रोजन मिल जाएगा। और अमोनिया गैस का ऑक्सीकरण करने के लिए आपको किसी न किसी ऑक्सीकारक की जरूरत होती है। ऑक्सीकरण कराने के लिए आपको किसकी जरूरत होगी, किसी ऑक्सीकारक की जरूरत होगी। ये भी आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा कि ऑक्सीकारक क्या होता है, तो ऐसे तत्व जिनकी वजह से ऑक्सीकरण होता है, ऐसे तत्व जिनकी वजह से ऑक्सीकरण होता है उसको ऑक्सीकारक कहा जाता है। जिन तत्वों की वजह से ऑक्सीकरण होता है उन तत्वों को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकारक कहते हैं। तो अब यहाँ देखिए कि अमोनिया का हम कैसे ऑक्सीकरण कराएंगे। तो अमोनिया आप जानते हो बेटा, अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3।
नहीं पता तो जान जाइए, क्योंकि आपको एग्जाम में शब्द दिए रहेंगे, मतलब उसका सूत्र नहीं दिया रहेगा। अधिकतम आपको क्या रहता है, उस सूत्र का फॉर्मूला नहीं दिया रहता है, आपको बोल देगा कि वर्ड में दिया रहेगा, शब्दों में दिया रहेगा कि इसकी अभिक्रिया इसके साथ कराने पे ये प्राप्त होता है, तो कैसे प्राप्त होता है, क्यों प्राप्त होता है, वो आप तभी कर पाओगे जब आप उस तत्व, उस यौगिक का सूत्र जान रहे होगे। तो अमोनिया का सूत्र आपको जानना है और ऑक्सीकरण कराना है। तो मैंने बताया कि ऑक्सीकरण कराने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, तो ऑक्सीकारक की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी बेटा, ऑक्सीकारक की जरूरत पड़ रही होगी। तो यहां समझिएगा, किसकी, ऑक्सीकारक की जरूरत पड़ रही होगी। और यह ऑक्सीकारक कुछ भी हो सकता है, आप किसी भी ऑक्सीकारक का यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर हम लोग जिस ऑक्सीकारक का यूज करते हैं उसको कॉपर ऑक्साइड कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, कॉपर ऑक्साइड कहते हैं। और जैसे ही कॉपर ऑक्साइड अमोनिया के साथ अभिक्रिया करता है, तो जब इसको हम क्या कर रहे होंगे, गर्म कर रहे होंगे, अमोनिया को कॉपर ऑक्साइड के साथ जब गर्म किया जाएगा, तो ये आपका पहला क्या बनाएगा बेटा, नाइट्रोजन बनाएगा। दूसरा क्या बना रहा होगा, जल बनाता है। और तीसरा क्या बना रहा होता है बेटा, तो कॉपर धातु। ये जो धातु है वो अलग हो जाएगा, ये धातु क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो देखो, नाइट्रोजन के पास पहले हाइड्रोजन था, लेकिन अब नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन नहीं है, यानी आपने उस अमोनिया का क्या कर दिया, हाइड्रोजन उसमें से निकाल दिया है। और जैसे ही आपने हाइड्रोजन निकाल दिया, तो अमोनिया में से हाइड्रोजन निकल गया, तो अमोनिया का क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। तो अमोनिया का कॉपर ऑक्साइड की उपस्थिति में गर्म करने पे उसकी ऑक्सीकरण होता है, और उस ऑक्सीकरण द्वारा आपको नाइट्रोजन गैस प्राप्त होती है। लेकिन आप देख रहे हो कि ये समीकरण जो है ये संतुलित समीकरण नहीं है। और अगर संतुलित समीकरण नहीं है तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा, संतुलित करना पड़ेगा। और संतुलित करने के लिए क्या करोगे, तो देखो यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है, यहाँ पे 1 नाइट्रोजन है, तो मैंने यहाँ 2 कर दिया। तो अब ये हो गया 2NH3। तो अब देखो नाइट्रोजन तो बराबर हो गया, अब हाइड्रोजन देखिए, तो 3 और 2 इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। 6 हाइड्रोजन इधर हैं, किधर, अभिकारक की तरफ। और उत्पाद की तरफ कितने हाइड्रोजन हैं, 2 हाइड्रोजन है, कितने होने चाहिए, 6 हाइड्रोजन होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 3 से गुणा कर देंगे। और जैसे ही आपने 3 से गुणा किया तो बराबर हो गया हाइड्रोजन। अब नाइट्रोजन बराबर हाइड्रोजन बराबर, लेकिन ऑक्सीजन कितना है, 3 ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 से गुणा कर देंगे, 3CuO, यानी कॉपर ऑक्साइड के 3 मोल लेने होंगे। और जैसे ही आप 3 मोल लोगे तो यहाँ संतुलित करने के लिए 3 कॉपर आ जाएगा। तो ये आपका बैलेंस यानी संतुलित समीकरण है किस चीज का, अमोनिया गैस के ऑक्सीकरण का, जिसके द्वारा आप क्या बना रहे होते हो, आप नाइट्रोजन गैस बना रहे होते हो। तो इसको नोट डाउन कीजिएगा, जल्दी से इसको नोट डाउन करिएगा। उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे, अमोनिया गैस के ऑक्सीकरण द्वारा। तो अमोनिया गैस कॉपर ऑक्साइड की उपस्थिति में उसका ऑक्सीकरण कराया गया, और जैसे ही ऑक्सीकरण कराए तो क्या बन गया, नाइट्रोजन बन गया, जल बन गया और कॉपर बन गया। ठीक है, इसी के साथ अगला पॉइंट, पहला पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग ने किया। और दूसरा पॉइंट क्या है बेटा, देखिए, तो दूसरा पॉइंट है हमारे सामने कि अमोनियम डाइक्रोमेट को गर्म करने पर, अमोनियम डाइक्रोमेट को गर्म करने पर नाइट्रोजन, क्रोमिक ऑक्साइड तथा जल प्राप्त होता है। अब जैसे देखो क्वेश्चन कैसे आया था, मैंने तो यहाँ पे लिख दिया हुआ है, मैंने लिख दिया हुआ है। क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि आपको समझ में आए कि हम क्या कर रहे हैं, आपको समझ में आना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है। नहीं तो प्रश्न कैसे आएगा एग्जाम में सॉरी, प्रश्न कैसे आ रहा होगा तो वो समझिएगा। प्रश्न में आपको सीधे सीधे पूछेगा क्या होता है, यहाँ गाना नहीं आएगा पैसे की, ठीक है, यहाँ गाना नहीं गाना है कि क्या होता है पैसे की लगा दूं ढेरी। यहाँ पे क्वेश्चन आएगा आपको, क्या होता है जब अमोनियम डाइक्रोमेट को गर्म किया जाता है, क्या होता है जब अमोनियम डाइक्रोमेट को गर्म किया जाता है। तो हमको पता है क्या होता है, नाइट्रोजन बनता है, क्रोमिक ऑक्साइड बनता है और जल बनता है। क्या होता है जब
अमोनियम डाइक्रोमेट को गर्म किया जाता है, और जब हम गर्म कर रहे होंगे तो नाइट्रोजन बनेगा, क्रोमिक ऑक्साइड बनेगा तथा जल बन रहा होगा। यहां तक आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। अब बात आती है कि क्या होता है क्या अमोनियम डाइक्रोमेट। अब देखो बेटा, ये बात ऐसी है कि आप तब तक किसी रासायनिक अभिक्रिया को नहीं लिख सकते हो जब तक आप उस रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक तथा बनने वाले उत्पादों का सूत्र न जान रहे हो। तो सूत्र की प्रैक्टिस, फॉर्मूले की प्रैक्टिस आप जितना ज्यादा से ज्यादा करिए। कहां से करिए? कहीं से करिए। आपके बुक में ढेर सारे सूत्र दिए होंगे, उसके आगे नाम लिखा होगा। जैसे ही मैं बोलूंगा जल, तो आप जलने नहीं लगोगे। आपको पता है कि जल का मतलब क्या होता है? H2O। आप तुरंत उसका फॉर्मूला लिख दोगे। मैंने बोला जल, आपने लिख दिया H2O। मैंने बोला कार्बन डाइऑक्साइड, आपने लिख दिया CO2। मैंने बोला अमोनिया, अभी मैंने समझाया तो आपने लिख दिया NH3। तो जो छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, ये हमको ये बात नहीं बेटा कि ये छोटा फॉर्मूला है या बड़ा फॉर्मूला है। बात ये है कि इसको हमने इसको यूज किया है, हमने इसको याद किया है। अब बात आ गई किसकी? अमोनियम डाइक्रोमेट की। बात किसकी आ गई? अमोनियम डाइक्रोमेट की। तो अमोनियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला क्या होगा? तो यह आपको तब तक नहीं पता होगा तब तक आपको यह ना पता हो। यहां पे लिखा हुआ है कि उस फॉर्मूले में क्या क्या चीजें होंगी। क्या क्या चीजें होंगी? तो अमोनियम डाइक्रोमेट में अमोनियम होगा और डाइक्रोमेट होगा। तो अगर आपको अमोनियम और डाइक्रोमेट का फॉर्मूला पता है, अगर आपको अमोनियम और डाइक्रोमेट का फॉर्मूला पता है तो आप इसका फॉर्मूला बना सकते हो। और कैसे बना सकते हो? तो देखिएगा थोड़ा सा यहां पे समझिएगा कैसे बना सकते हैं। अमोनियम, अमोनियम किसको कहा जाता है बेटा? अमोनियम कहा जाता है NH4 प्लस आयन को। NH4 प्लस आयन को अमोनियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अमोनियम कहा जाता है। और साथ ही साथ डाइक्रोमेट, डाइक्रोमेट किसको कहा जाता है? आपने नाम सुना होगा पोटेशियम डाइक्रोमेट का, जिसका फॉर्मूला K2Cr2O7 होता है। सर पोटेशियम डाइक्रोमेट दिया होता, हम लिख लेते हैं, लेकिन यहां तो अमोनियम डाइक्रोमेट दे दिया। तो अमोनियम डाइक्रोमेट दिया, कैसे करेंगे? आपको अमोनियम का फॉर्मूला पता, अमोनियम का फॉर्मूला NH4 प्लस, और डाइक्रोमेट का फॉर्मूला होता है बेटा Cr2O7 2 माइनस। डाइक्रोमेट का फॉर्मूला क्या होता है? Cr2O7 2 माइनस, और अमोनियम का फॉर्मूला होता है NH4 प्लस। बनाना है अमोनियम डाइक्रोमेट, तो इन्हीं दोनों के मिश्रण से बनेगा, इन्हीं दोनों के मिलने से बनेगा। और कैसे बन रहा होगा? तो आप उसके लिए एक बात जानते हो कि कोई भी यौगिक होता है वो यौगिक क्या होता है? उदासीन होता है। यानी उस यौगिक के ऊपर कोई आवेश नहीं होना चाहिए। और आवेश कब नहीं होगा? जब धन आवेश और ऋण आवेश दोनों बराबर हो जाए। आवेश कब नहीं होगा? जब धन आवेश और ऋण आवेश दोनों बराबर हो जाए तो आवेश नहीं होगा। और आप देखिए इन दोनों को मिला के बनाना है, और एक अमोनियम के पास एक धन आवेश है और एक डाइक्रोमेट आयन के पास 2 ऋण आवेश है। यानी हमको अमोनियम कितना चाहिए होगा? 2 चाहिए होगा। अमोनियम कितना चाहिए होगा? 2 चाहिए होगा। यानी यहां पर अमोनियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला क्या बन जाएगा बेटा? देखिएगा NH4 का होल ट्वाइस, इसको ऐसे ही पढ़ते हैं NH4 का होल ट्वाइस, उसके बाद Cr2O7। ये हो गया हमारे पास अमोनियम डाइक्रोमेट। कैसे आया तब तक नहीं बता पाओगे जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि अमोनियम डाइक्रोमेट कैसे बनेगा। आपसे किसी ने बोला कि जाओ चाय बनाओ, मुझे पता ही नहीं है चाय कैसे बनती है, तो मैं कैसे बनाऊंगा? दाल हल्दी नमक डाल के तो चाय बनेगी नहीं। चाय बनाने के लिए आपको पता होना चाहिए ना कि चाय में क्या क्या चीजें पड़ती हैं। उसी तरीके से कोई भी यौगिक बनाने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि उस यौगिक में क्या क्या चीजें होंगी। तो अमोनियम डाइक्रोमेट में अमोनियम होगा और डाइक्रोमेट होगा। कैसे होगा, क्या फॉर्मूला होगा, तो वो मैंने आपको समझा दिया। ये 2 बार, ये 1 बार, क्यों? क्योंकि इसके ऊपर एक धनावेश, इसके ऊपर 2 ऋण आवेश। धनावेश ऋण आवेश बराबर होने चाहिए किसी भी यौगिक में, इसीलिए फॉर्मूला हो जाएगा NH4 ट्वाइस Cr2O7। और क्या बोला गया था? अमोनियम डाइक्रोमेट को गर्म करते ही
तो गर्म करने के लिए बेटा आप जानते हो कि हम यहाँ पे इस तरीके से एक ट्रायंगल बना देते हैं एरो के ऊपर, और जैसे ही आप अमोनियम डाइक्रोमेट को गर्म करोगे ये क्या बना देगा, लिखा हुआ है नाइट्रोजन क्रोमिक ऑक्साइड जल। तो अब दिक्कत यहां नहीं आएगी, दिक्कत यहां भी नहीं आएगी। अभी कितना क्या है वो तो मैं बाद में देखूंगा, पहले ये समझो। दिक्कत यहां नहीं आएगी, दिक्कत यहां नहीं आएगी। यहां बोले तो नाइट्रोजन का फॉर्मूला लिखने में कोई दिक्कत नहीं और जल का फॉर्मूला लिखने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्रोमिक ऑक्साइड का फॉर्मूला लिखने में दिक्कत हो जाएगा। क्रोमिक ऑक्साइड का फॉर्मूला लिखने में क्या होगा, दिक्कत होगा। तो अब आपको यह पता होना चाहिए कि क्रोमिक ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा। तो क्रोमिक ऑक्साइड का फॉर्मूला बेटा देखो यहां पर आप समझिएगा। अब यहां पे मुझे बनाना है क्रोमिक ऑक्साइड। अब क्रोमिक ऑक्साइड में यहां देखो, यहां क्रोमियम के ऊपर मैं पूछूं कि क्रोमियम का ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, यहां जो ये क्रोमियम है इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, तो आप निकाल सकते हो कितनी होगी बेटा। तो देखिएगा कैसे निकालेंगे वो भी मैं समझा देता हूं, उसके बाद हम लोग नीचे आते हैं। क्रोमियम पे ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होगी, तो क्रोमियम की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होगी, तो ये देखिएगा क्या है हमारे पास NH4 ट्वाइस Cr2O7। ऑक्सीकरण अवस्था कैसे निकालते हैं तो वो समझिएगा। अब एक अमोनियम के ऊपर एक प्लस चार्ज, तो हमारे पास दो हैं यानी 2 × 1 हो जाएगा, 2 × 1 हो जाएगा। प्लस क्रोमियम का निकालना है, मुझे नहीं मालूम, तो क्रोमियम को निकालना है तो x मान लेते हैं, और कितना क्रोमियम है, 2 क्रोमियम है तो ये 2x हो जाएगा। प्लस एक ऑक्सीजन के ऊपर होता है बेटा -2 चार्ज, कितने ऑक्सीजन है, 7 ऑक्सीजन है, और एक के ऊपर होता है -2, बराबर कितना होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करिए, कितना आ जाएगा, देखो 2x बराबर आ जाएगा 7 दूनी 14, 14 में से 2 कम हो गया, कितना हो गया 12, और -12 उधर जाएगा तो प्लस का 12, यानी x बराबर यहाँ कितना आ गया, 6 आ गया। x बराबर कितना आ गया, 6 आ गया। यानी यहाँ पे जो आपको क्रोमियम ऑक्साइड बनाना है उस क्रोमियम में क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, 6 होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो जल्दी से आप पे एक बार रिप्लाई करो कि कितना आएगा क्रोमियम का, क्रोमिक ऑक्साइड का। जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी। चलिए हम ही बता देते हैं क्या आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा Cr2O3। क्रोमिक ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, Cr2O3। क्रोमिक ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा, Cr2O3। क्रोमिक ऑक्साइड मतलब क्रोमियम होना चाहिए और उसमें क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ऑक्साइड है तो ऑक्सीजन होना चाहिए, तो यानी फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Cr2O3। यहाँ पे जो क्रोमियम है, यहाँ पे जो क्रोमियम है ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप निकालोगे तो एक क्रोमियम के ऊपर कितना आवेश आ जाएगा, यहाँ पे एक क्रोमियम के ऊपर आवेश निकालो तो एक ऑक्सीजन पे होता है 2, यानी -6 यानी 3 हो गया। क्रोमियम पे ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, 3। तो यहाँ पर आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, NH4Cr2O7, यानी अमोनियम डाइक्रोमेट को जब आप गर्म करोगे तो नाइट्रोजन, क्रोमिक ऑक्साइड और क्या मिल रहा होगा, जल मिल रहा होगा। नोट कर लिया होगा इसको आप लोगों ने। इसके बाद आगे देखते हैं, और बनाने की विधियां हैं हमारे पास। नाइट्रोजन बनाने की अगली विधि जो है वो क्या है बेटा, देखिए अमोनियम क्लोराइड को पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ गर्म करने पर, अब देखो क्वेश्चन कैसे आता, मैंने तो यहाँ पूरा स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि क्या बनेगा, क्यों बनेगा, क्या बनेगा, वो सारा मैंने लिखा हुआ है। लेकिन आपको क्वेश्चन कैसे आता है एग्जाम में, एग्जाम में खाली क्वेश्चन इतना आता कि अमोनियम क्लोराइड को पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ गर्म करने पर क्या होता है, या फिर क्या होता है जब अमोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ करा दी जाती है,
किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर को भी दे देता है, यानी टेम्परेचर दे दिया, ताप दे दिया, यानी हम उसको क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे होंगे। बात समझ में आ रही होगी आपको। तो अब देखिए जैसे ही आप अमोनियम क्लोराइड, अब देखिए अमोनियम का फॉर्मूला अभी आप लोगों ने समझ लिया। अमोनियम किसे कहते हैं, NH4+ को अमोनियम किसे कहते हैं बेटा, NH4+ को अमोनियम कहते हैं। और क्लोराइड बनाना है तो क्लोराइड कैसे बनेगा, जब Cl होगा और एक Cl के ऊपर एक माइनस होता है, तो अमोनियम क्लोराइड का जो फॉर्मूला बनेगा, अमोनियम क्लोराइड का जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बन जाएगा, देखिए क्या बन जाएगा, NH4Cl बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा, NH4Cl। और इसकी अभिक्रिया जब हम किसके साथ करा रहे होंगे, पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ, तो डाइक्रोमेट का भी देखो आपको छोटी छोटी चीजें याद रखनी है। फॉर्मूला तो आप किसी का भी बना सकते हो। जैसे डाइक्रोमेट अभी हमने लिखा हुआ था, क्या था बेटा, Cr2O7 2-, Cr2O7 2-। और पोटेशियम का मतलब होता K+, पोटेशियम का मतलब क्या होगा, K+, यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट का अगर फॉर्मूला बनाना है तो क्या हो जाएगा बेटा, K2Cr2O7। क्या हो जाएगा, K2Cr2O7। यानी यहाँ पे जब अमोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया हम किसके साथ करा रहे होंगे, K2Cr2O7 के साथ करा रहे होंगे और इसको गर्म कर रहे होंगे, तो हमको क्या क्या मिल रहा होगा, नाइट्रोजन मिल रहा होगा, यानी N2। अब देखो फिर से हमारा आया क्रोमिक ऑक्साइड। तो एक बार जैसे ही आपने प्रैक्टिस किया, आपको दोबारा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधे लिखोगे। क्या लिखोगे बेटा, Cr2O3। तो क्या मिलेगा, नाइट्रोजन मिलेगा, क्रोमिक ऑक्साइड मिलेगा और क्या मिलेगा, पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड मतलब KCl मिलेगा। क्या मिलेगा, KCl मिलेगा। तथा और क्या बनता है, जल बनता है, यानी H2O। अब ये तो आपने लिख लिया फॉर्मूला की क्या क्या बनता है। क्या ये संतुलित समीकरण है, क्या ये संतुलित समीकरण है, तो आप संतुलित है कि नहीं उसको देखने के लिए दोनों तरफ आपको ध्यान देना होगा। तो इधर 2 नाइट्रोजन है, इधर 1 नाइट्रोजन है, नहीं संतुलित है, संतुलित करना पड़ेगा। और संतुलित करने के लिए, नाइट्रोजन को संतुलित करने के लिए आपने इधर 2 लगा दिया तो नाइट्रोजन संतुलित हो गया। क्रोमियम देखो 2 है, इधर भी 2 है, बराबर है। अच्छा पोटेशियम देखिएगा, 2 पोटेशियम इधर है, 1 पोटेशियम उधर है, तो पोटेशियम को बैलेंस करने के लिए आपने क्या कर दिया, 2 लगा दिया। और देखिए क्लोरीन यहाँ भी 2 है, वहां भी 2 है, बराबर है। अब ऑक्सीजन देख, ऑक्सीजन कितना है इधर, इधर 7 ऑक्सीजन है और इधर कितने ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है। और एक यहाँ 4 ऑक्सीजन, 4 यहाँ है, 7 वहां है। तो अगर मैं यहाँ 4 से गुणा कर दूं तो 4 ऑक्सीजन यहाँ, 3 ऑक्सीजन यहाँ, यानी 7 ऑक्सीजन हो गए। हाइड्रोजन देखते हैं कितना है, तो 4 × 2 मतलब 4 × 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और यहाँ पे भी हाइड्रोजन कितना है, 4 × 2 यानी 8 है। तो यानी आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि अमोनियम क्लोराइड पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ गर्म करने पर नाइट्रोजन, क्रोमिक ऑक्साइड और पोटेशियम क्लोराइड तथा जल बना रहा होगा। तो उसको मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आप नोट कर लीजिए जल्दी से। और इसके बाद फिर हम लोग आगे चलते हैं। एक और विधि है यहाँ पे, देखिए बेटा, अति शुद्ध नाइट्रोजन। अगर आपको एकदम ना ताजा ताजा नाइट्रोजन बनाना है, कैसा नाइट्रोजन बनाना है बेटा, ताजा ताजा नाइट्रोजन बनाना है। तो ताजा ताजा नाइट्रोजन कैसे बनेगा, ताजा ताजा नाइट्रोजन कैसे बनेगा, तो ताजा ताजा नाइट्रोजन बनेगा बेरियम एजाइड से। ताजा ताजा नाइट्रोजन कैसे बनेगा, बेरियम एजाइड से। और बेरियम एजाइड को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करके क्या बनाई जाती है, समझ ही गए होगे, नाइट्रोजन। ठीक है, अति शुद्ध नाइट्रोजन बेरियम एजाइड को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करके बनाई जाती है। और रही बात बेरियम एजाइड की कि ये बेरियम एजाइड क्या होता है, तो याद रखिएगा एजाइड आप लोग समझ लो, एजाइड समझ लीजिए कि फिर ये एजाइड कहीं पर भी आए, किसी का भी एजाइड हो, किसी का भी एजाइड हो। जैसे क्रोमेट हमने समझ लिया, क्रोमेट किसी का भी क्रोमेट हो, पोटेशियम का हो, कैल्शियम का हो, अमोनियम का हो, किसी का भी क्रोमेट हो। आपको क्रोमेट पता तो आप उसका क्रोमेट यौगिक बना लोगे, जिसका भी होगा। उसी तरीके से एजाइड समझ लीजिएगा। तो एजाइड क्या होता है बेटा, तो N3। एजाइड क्या होता है, तो जब कोई भी यौगिक के पास N3 यानी N3 जुड़ा होगा, किसी भी यौगिक से, मान लेते हैं यहाँ पे मैंने कोई यौगिक X ले लिया और इस X के साथ N3 लगा हुआ है, XN3, इसको हम कहेंगे एजाइड।
इसको क्या कहेंगे, एजाइड कहेंगे। और एक एजाइड यानी एक N3 के ऊपर जो चार्ज होता है वो -1 का होता है। तो क्या कौन सा एजाइड बनाना है हमको, बेरियम एजाइड बनाना है। बेरियम एजाइड का फॉर्मूला हो जाता है बेटा BaN3 का होल ट्वाइस, BaN3 का होल ट्वाइस। और जैसे ही BaN3 का होल ट्वाइस को आप क्या करोगे, वायु की अनुपस्थिति में गर्म कर रहे होंगे, इसको गर्म कर रहे होंगे। कैसे गर्म कर रहे होंगे, वायु की अनुपस्थिति में। जैसे ही आप इसको वायु की अनुपस्थिति में गर्म करोगे, क्या करोगे, वायु की अनुपस्थिति में गर्म करोगे, तो ये क्या बना देगा, नाइट्रोजन बनाएगा और बेरियम आपका अलग हो जाएगा। नाइट्रोजन बनाएगा और बेरियम आपका अलग हो जाएगा। नाइट्रोजन संतुलित नहीं है, संतुलित करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ 3 से गुणा कर देंगे, ये हमारा संतुलित इक्वेशन मिल जाएगा। किसका, अति शुद्ध नाइट्रोजन बनाने का। किससे, बेरियम एजाइड से। कब, जब वहां पे वायु उपस्थित नहीं होगा तब। तो यहां तक आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। इसके आगे देखिएगा, बात याद रखिएगा, तब तक आप नहीं बना पाओगे कोई फॉर्मूला जब तक आप किसी भी चीज को, उसके यौगिक को जान नहीं रहे होगे। अब यौगिक बना लिया आपने, नाइट्रोजन बनाना सीख लिया। अब हम बात करते हैं नाइट्रोजन के गुण की। किसकी बात करते हैं, नाइट्रोजन के गुण की। तो नाइट्रोजन के गुण की अगर हम बात करें तो सबसे पहला गुण है हमारा कि नाइट्रोजन एक रंगहीन गंधहीन गैस है। नाइट्रोजन क्या है, रंगहीन गंधहीन गैस है। और दूसरा गुण आपके सामने है कि यह जल में अल्प विलेय होता है, यानी नाइट्रोजन को जब जल में मिलाया जाएगा तो इसमें जल में इसकी विलेयता क्या होती है, बहुत कम होती है। अगला गुण है कि द्रव नाइट्रोजन का क्वथनांक -195.8 डिग्री सेंटीग्रेड। कब, साधारण दाब पर। जब दाब साधारण होगा तो द्रव नाइट्रोजन का क्वथनांक कितना होगा, -195.8 डिग्री सेंटीग्रेड। और नाइट्रोजन का गलनांक कितना होगा, तो -209.9 डिग्री सेंटीग्रेड। इतने पे नाइट्रोजन गलती है और इतने पे नाइट्रोजन उबलने लगती है। अगला पॉइंट है, रासायनिक रूप से नाइट्रोजन निष्क्रिय है। रासायनिक रूप से नाइट्रोजन क्या होता है बेटा, निष्क्रिय होता है। और इसके निष्क्रिय होने का जो श्रेय जाता है या जो कारण होता है वो क्या होता है, तो वो मैं आप लोगों को बता दूं कि नाइट्रोजन यानी जो N2 होता है, आप लोग जानते हो कि नाइट्रोजन निष्क्रिय होती है। तो इसके निष्क्रिय होने का कारण क्या होता है, तो जो हमारा N2 होता है, अगर आपने उसको देखा होगा तो नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन होता है। मतलब नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में त्रिक बंध होता है। नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में त्रिक बंध होता है और इन त्रिक बंध को तोड़ने में ऊर्जा बहुत ज्यादा लगानी होती है, जिस वजह से ये आपका क्या होता है, रासायनिक रूप से निष्क्रिय होता है। किस कारण, तो याद रखिएगा कि इनकी जो बंधन ऊर्जा होती है नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में वो ज्यादा होती है, जिस वजह से इनका आयनन विभव बहुत ज्यादा हो जाता है। इनको तोड़ना मुश्किल हो जाता है, इनके बंधों को तोड़ना मुश्किल हो जाता है, जिस वजह से ये रासायनिक रूप से क्या होते हैं, निष्क्रिय होते हैं। यहां तक की बातें समझ में आ गई होंगी। इसके बाद अगला पॉइंट देखिएगा। अगला पॉइंट आपका क्या है, नाइट्रोजन लिथियम और मैग्नीशियम धातु के साथ अभिक्रिया करके नाइट्राइड बनाता है। नाइट्रोजन क्या करता है बेटा, नाइट्राइड बना लेता है। कब बनाता है, क्यों बनाता है, तो जब ये अभिक्रिया करता है किसके साथ, लिथियम और मैग्नीशियम के साथ। तो लिथियम के साथ इसकी अभिक्रिया देखिएगा, लिथियम फॉर्मूला होता है Li। इस Li की अभिक्रिया जब हम किसके साथ करा रहे होंगे, नाइट्रोजन के साथ, तो ये क्या बना देगा, नाइट्राइड बनाएगा। और उस नाइट्राइड का फॉर्मूला होता है बेटा NLi3। इक्वेशन बैलेंस हमारा, एक मिनट, नहीं बैलेंस नहीं है, Li
तो कितने Li होंगे बेटा 6Li, 6Li प्लस N2 आपका इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा NLi3 को हम कहते हैं नाइट्राइड। किसका नाइट्राइड? लिथियम का नाइट्राइड। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया बेटा, यहाँ पे देखिए फॉर्मूला जो होगा Li3n होगा, इसको बैलेंस करोगे तो ये हो जाएगा। क्योंकि अब देखो जैसे मैंने अभी यहाँ पे थोड़ा सा लिख दिया था NLi3, तो NLi3 पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि नाइट्रोजन विद्युत ऋणात्मक तत्व है और किसी भी विद्युत ऋणात्मक तत्व को यौगिक में पहले नहीं लिखा जाता है। यौगिक में पहले हम किसको लिखेंगे? तो धनात्मक तत्व को लिखेंगे, उसके बाद ऋणात्मक तत्व को लिखा जा रहा होता है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा Li3n, और कितनी बार? 2 बार। बैलेंस कर दिए तो 6Li प्लस N2। ठीक है, मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया, तो मैग्नीशियम का फॉर्मूला होता है बेटा Mg। मैग्नीशियम का फॉर्मूला होता है Mg, और Mg की अभिक्रिया जब हम कराते हैं किसके साथ? नाइट्रोजन के साथ, तो वो क्या बनाएगा? मैग्नीशियम का नाइट्राइड बना रहा होगा। वो क्या बना रहा होगा? मैग्नीशियम का नाइट्राइड बना रहा होगा। उस मैग्नीशियम के नाइट्राइड का फॉर्मूला हो जाएगा, क्या हो जाएगा? Mg3n2। क्या हो जाएगा? Mg3n2। ऐसा क्यों? क्योंकि एक नाइट्रोजन के ऊपर -3 चार्ज, तो 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, एक Mg के ऊपर +2 चार्ज, तो बराबर होने चाहिए। तो बराबर होने के लिए इसमें 2 से गुणा और इसमें 3 से गुणा, तो क्या हो जाएगा Mg3n2। बैलेंस करेंगे तो बैलेंस करने के लिए यहाँ क्या करना होगा? 3 कर देना होगा, यानी 6Li प्लस N2 आफ्टर रिएक्शन 2Li3n, यानी लिथियम का नाइट्राइड बनाएगा। और मैग्नीशियम जब नाइट्रोजन के साथ अभिक्रिया कर रहा होगा तो मैग्नीशियम का नाइट्राइड बनाएगा। यहां तक बातें समझ में आ गई होंगी। इसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। नाइट्रोजन उच्च ताप पर कैल्शियम कार्बाइड से अभिक्रिया करके कैल्शियम साइनेमाइड बनाता है। अरे सर क्या क्या बना रहा है, क्या क्या बना रहा है, कैसे कैसे याद रखेंगे? आराम से याद होगा। कब याद होगा? जब आप प्रैक्टिस कर रहे होगे। तो नाइट्रोजन उच्च ताप पर कैल्शियम कार्बाइड के साथ, किसके साथ? कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड का फॉर्मूला होता है Ca2C। कैल्शियम कार्बाइड का फॉर्मूला क्या होता है? Ca2C। और इस कैल्शियम कार्बाइड की अभिक्रिया जब हम करा देते हैं किसके साथ? नाइट्रोजन के साथ। किसके साथ करा देते हैं बेटा? नाइट्रोजन के साथ। तो जैसे ही ये नाइट्रोजन के साथ अभिक्रिया करता है, कब? उच्च ताप पर, यानी टेम्परेचर यहाँ हाई होगा, तो ये क्या बना लेता है? कैल्शियम साइनामाइड बना देता है। कैल्शियम साइनामाइड का फॉर्मूला होता है CaCN2। क्या बनाता है? कैल्शियम साइनामाइड बनाता है, जिसका फॉर्मूला होता है CaCN2। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को। चलिए इसके बाद आगे देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट। कैल्शियम साइनामाइड तथा कार्बन का मिश्रण, कैल्शियम साइनामाइड तथा कार्बन का मिश्रण क्या कहलाता है? नाइट्रोलियम कहलाता है। क्या कहलाता है? इस पॉइंट को याद रखिएगा कि कैल्शियम साइनामाइड और कार्बन के मिश्रण को क्या कहा जाता है? नाइट्रोलियम कहा जाता है। और उस नाइट्रोलियम का उपयोग किस रूप में किया जाता है? उर्वरक के रूप में किया जाता है। तो कैल्शियम साइनामाइड आपने लिखा हुआ था CaCN2। क्या लिखा हुआ था? CaCN2। और इस CaCN2 के साथ अगर हमने कार्बन लिखा हुआ है, CaCN2 के साथ क्या लिखा हुआ है बेटा? कार्बन लिखा हुआ है। तो ये जो मिश्रण होगा कैल्शियम साइनामाइड का और कार्बन का, इस कैल्शियम साइनामाइड और कार्बन के मिश्रण को क्या कहेंगे? नाइट्रोलियम कहेंगे। और इसका उपयोग हम लोग किस रूप में कर रहे होते हैं? उर्वरक के रूप में कर रहे होते हैं। इधर एक चीज थोड़ा सा ध्यान दीजिए बेटा, अभी थोड़ा सा जो इसके पहले नाइट्रोजन का देखा था आपने, वहां पे कैल्शियम कार्बाइड यानी CaC2, कैल्शियम कार्बाइड क्या होगा? CaC2, जिसकी अभिक्रिया हमने किसके साथ कराई थी? नाइट्रोजन के साथ कराई थी। और कब कराई थी? गर्म करने पर। तो CaC2 को याद रखिएगा, CaC2 को क्या कहा जाता है?
कैल्शियम कार्बाइड कहा जाता है। और इसकी अभिक्रिया जब हम नाइट्रोजन के साथ कराते हैं तो हमको कैल्शियम साइनामाइड यानी CaCN का होल ट्वाइस प्लस C मिल रहा होता है। ठीक है, क्या मिलता है? CaCN का होल ट्वाइस प्लस C मिलता है। समीकरण संतुलित नहीं है, तो संतुलित नहीं है तो आप इसको संतुलित कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? तो यहाँ पे 2 कर दो, यहाँ पे क्या कर दो? 2 कर दो, और यहाँ पे 2 कर दो, तो ये हमारा समीकरण जो है वो क्या हो जाएगा? संतुलित हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी कि किस प्रकार से आप बनाओगे, क्या बनाओगे बेटा? नाइट्रोजन। ठीक है, और उसके बाद नाइट्रोजन बनाने के बाद उनके गुणों को भी आप समझ चुके होंगे। तो आज के लिए इतना ही, इसके बाद हम लोग कल की क्लास में इसके आगे देखेंगे। थैंक यू।